फ्रेंड्स, सो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छा होंगे और खुश होंगे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 बीएससी एनसीईआरटी साइंस का केमिस्ट्री का जो पहला वाला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है उसके बारे में, उसमें जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। So we have learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. क्या होता है यहाँ पर ये बताया गया है कि हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें जो एटम्स होता है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट यानी कि जो एटम होता है वो चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ओके, सो नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। तो एटम्स जो होते हैं वो नाइदर ही डिसअपियर होते हैं ना, या फिर जो कहीं और से आते हैं। ओके, नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। ओके, जो केमिकल रिएक्शंस होता है वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, अगर हम इसे बोलेंगे इजीली या फिर हम ऐसे बोलेंगे तो ये तोड़ फोड़ वाला होता है सिस्टम। तोड़ फोड़ वाला क्या सिस्टम है, तोड़ फोड़ वाला है कि जो केमिकल रिएक्शंस होता है उनमें जो कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जो कंपाउंड्स या फिर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, फिर न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होता है और कॉम्बिनेशन भी होता है, तो इसे ही कंबाइन होता है। तो इसीलिए जो एक्चुअली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स भी बोला जाता है। ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स उनमें होता है। सो एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। सो इसीलिए ही न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्यों फॉर्म होता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सो ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस। ओके, सो ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस। ओके, so you will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4. so हम जो types of bond होते हैं, okay, so you will study about the types of bond formed between the atoms. so जो type of bonds होते हैं उनके बारे में, किस तरह का जो बॉन्ड होता है वो किस तरह का होता है, कितने टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, कितना होता है, किसका नंबर क्या हो, इसके बारे में डिटेल्स हम चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ अब आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। यहाँ पर आप लोगों को ये बता देता हूँ जो केमिकल रिएक्शन होता है ये 4 टाइप्स में डिवाइड हो गया है। पहला वाला है जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, देन थर्ड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ में आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप जिस तरह से बोल सकते हैं, पर ये 4 टाइप्स के हैं। तो पहला यहाँ पर बुक में जो दिया गया है यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सो व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इन सिंपल वर्ड्स आई एम सेइंग दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a new product or a new substance. Suppose we will say that calcium oxide reacts with water, यानी कि जो कंबाइन हो गया है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, कंबाइन एंड फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेक्ड लाइम है उसके साथ साथ हीट होता है। देखिए यहाँ पर जो हीट है, ये जो हीट है ये एक प्रोडक्ट है, पर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये भी एक प्रोडक्ट है। ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर है, पर हीट को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप लोग समझ सकते हैं, हीट होगा, लाइट हीट हुआ, या फिर जो लाइट है, ओके, या फिर जो टेम्परेचर जो भी जो हीट है, ओके, तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम प्रोडक्ट पर नहीं ले सकते हैं, पर ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम लोग जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। ओके, सो ये जो यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO जो कि क्विक लाइम है, ये जब वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो 2 सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस हुआ। हीट का अलग बात है। ओके, तो हीट को एक्सेप्ट छोड़ दीजिए, हीट को छोड़ दीजिए, पर आपको मैं यहाँ पर और एक चीज़ दिखाता हूँ।
यहाँ पर आइए देखिए, तो जो हाइड्रोजन होता है H2 जब O2 के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, H2O फॉर्म होता है, यानी कि जो वाटर होता है। तब यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर O2 रहेगा, तो ये H2 हो गया, तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर अब बैलेंस हो गया। पर यहाँ पर जो H2 था, यहाँ पर जो O2 था, ये कंबाइंड होकर H2O बन गया, यानी कि दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बन गए। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। इसी तरह से जब दो सब्सटेंस या फिर दो रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक सब्सटेंस फॉर्म करेंगे या फिर एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तब हम कंक्लूड होंगे या फिर तब हम देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनता है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी दिया गया है मैं आपको समझा देता हूँ। एक्टिविटी 1.4, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन ए बेकर। जो कैल्शियम ऑक्साइड हो या फिर जो क्विकलाइम हम जिसे बोलते हैं, उसको हमें एक बिकर में लेना है। उसके बाद स्लोली ऐड वाटर टू इट, हमें इसमें धीरे से वाटर को ऐड करना है। देन टॉस द बिकर एज शोन इन द फिगर 1.3। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? मैंने जैसा बोला था यहाँ पर हीट इवॉल्व होगा, सो दैट यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर स्कूल। सो आप जब कैल्शियम ऑक्साइड को अपने घर में भी आप ट्राई कर सकते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड लाइए आप और इसमें वाटर ऐड कीजिए, सो बट केयरफुली इसे कीजिए। सो जो आप अगर इसे स्कूल में करेंगे आप, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे या फिर जो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में लेके ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। उसके साथ साथ ये जो बीकर होगा या फिर जो ग्लास जो भी आपने लिया होगा, वो क्या होगा, वो हीट हो जाएगा, यानी कि उसका जो नीचे वाला जो पार्ट होगा वो थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर उसका राइज करेगा। ओके, सो यहाँ पर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? सो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक रिएक्शन होता है जिसमें कि हीट इवॉल्व होता है, यानी कि हीट बाहर आता है। ओके, हीट निकल कर आता है। पर यहाँ पर इसका ऑपोजिट और एक रिएक्शन है जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यह किसी भी रिएक्शन में हो सकता है, कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में भी हो सकता है, और डिकम्पोजिशन में भी हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी हो सकता है। तो इसी तरह से ये किसी भी रिएक्शन में हो सकता है। पर ये जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये चार प्रकार के जो भी कोई भी रिएक्शन पर हो सकते हैं। पर ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये ऑपोजिट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है। ओके, सो हीट ऑब्जर्व होता है। सपोज मैं एग्जाम्पल लूँगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आप लोग बोलेंगे तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर में हीट नहीं ऑब्जर्व होता है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुआ है। यस, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुआ है। पर यहाँ पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन ये है कि द रिएक्शन इन व्हिच द एनर्जी दैट इज हीट, लाइट या फिर जो भी बोल सकते हैं। तो इफ इन अ रिएक्शन ओके एनी type of energy is produced, then that reaction is known as exothermic reaction. Or and on the other hand, we'll say that if in a reaction any type of energy is absorbed, then that is known as endothermic reaction. So electrolysis of water, electrolysis of water में क्या होता है, electrolysis of water में simply जब हम जो वाटर को पास करते हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे एक काइंड ऑफ एनर्जी होता है, तो इसीलिए हम इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कंक्लूड करते हैं। सो आपके पास अगर इससे का जो केमिस्ट्री का रेफरेंस बुक होगा तो आप इसे रिफ़र करके देख सकते हैं। तो आपका भी ये 9th क्लास में होगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में आप इसे भी 9th क्लास बुक के रेफरेंस बुक में देख सकते हैं। ओके, सो ये बात था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में। अब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है हम थोड़ा देखते हैं बुक का जो स्टेटमेंट है। सो calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked-lime, that is calcium hydroxide, releasing a large amount of हीट। सो यहाँ पर वही होता है जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, जबकि जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जो क्विकलाइम होता है उसको हम वाटर में ऐड करते हैं। ओके, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या होता है, यहाँ पर जो यही बताया गया है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जबकि जो क्विकलाइम जब उसे हम वाटर में ऐड करते हैं तब वो स्लेक्ड लाइम हो जाता है। आपको ये आसान होगा याद करने में कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको अगर हम वाटर में ऐड कर देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। या फिर आप ऐसे भी याद रखिए
कि जब क्विकलाइम को वाटर में ऐड करते हैं या फिर वाटर को क्विकलाइम में लाकर ऐड करते हैं तो क्या होता है तब तब क्या होता है, जो क्विकलाइम होता है स्लैगलाइम हो जाता है। ओके, सो देन हम आगे बढ़ते हैं। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product that is calcium hydroxide। जैसे मैंने बोला था दो सब्सटेंस जो कि यहाँ पर थे, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और वाटर हो गए, ये दोनों कंबाइन होकर एक ही सब्सटेंस फॉर्म किए हैं जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनता है। फिर से मैं बता देता हूँ डेफिनेशन क्या होगा। यहाँ पर भी दिया गया है सच रिएक्शन इन विच, यहाँ से आप याद रखिए, यहाँ से सॉरी यस, तो यहाँ से आपको याद रखना है अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो जो रिएक्शन में दो या फिर उससे ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स होता है वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करे तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, सो हम फिर से आगे चलते हैं। यहाँ पर एक दिया गया है डू यू नो में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर आप इसे देखिए। सो डू यू नो ए सोल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13, तब हम वहाँ पर जाएंगे, इज यूज टू फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। ओके, यहाँ पर जो है बाय द रिएक्शन 1.13, ये जो रिएक्शन है मैं आपको बताने के लिए भूल गया था, तो बुक में तो दिया है। तो ये जो होता है, ये जो स्लैग लाइम होता है, इसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो यहाँ पर वही दिया गया, ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन produced by the reaction 1.13 is used for white washing walls. Okay, calcium hydroxide reacts slowly with कार्बन डाइऑक्साइड and air। यहाँ पर आप याद रखिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये फिर से किसके साथ रिएक्ट करता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब ये क्या होता है, ये जो वॉल पर एक थिन लेयर फॉर्म करता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके, सो टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that chemical formula of marble is also Caco3। सॉरी Caco3 मैंने बोल दिया, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि CaCO3, ये मैंने एक थोड़ा सा मजाक करने के लिए बोल दिया, तो Caco3। ओके, सो यहाँ पर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, उसके साथ साथ वाटर भी आता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन ये वो गया, ये क्या होता है आपको पता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ओके, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। सो आप इसे याद रखें कि ये जो रिएक्शन होता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। सो हम अभी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, हम कुछ और रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन होता है जबकि एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, यहाँ पर CO2 फॉर्मेशन होता है। सो जब C that is carbon combines with O2 that is oxygen, it forms CO2, okay, that is carbon dioxide. Then it comes when hydrogen combines with oxygen। जब हाइड्रोजन जो H2 होता है जब ये ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ कंबाइन करता है तब यहाँ पर H2 वाटर फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने बता रखा था पहले। ओके, सो ये जो दोनों इक्वेशन है आपको इसे याद रखना है, और यहाँ पर ये इक्वेशन को भी याद रखना है। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसके साथ साथ ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मैंने बता दिया, फिर भी बता दूंगा, बुक में जब आएगा यहाँ पर बता दूँ। ओके, सो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more substances, that is elemental compounds, combine to form a single product, the reactions are called combination reaction। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ओके, बी अवेयर ऑफ दिस। ओके,
आपको इसे याद रखना है, ये इसका डेफिनेशन है. ओके, देन इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व. तो एक्टिविटी 1 पॉइंट इन एक्टिविटी 1.4. यस, हम लोगों ने यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है, यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ही लार्ज अमाउंट का जो हीट होता है वो इवॉल्व होता है. मैंने यहाँ पर बता भी दिया था, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन सो विच सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म एंड मोर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जब सिलेक्ट लाइम रिएक्ट करता है कैल्शियम वाटर के साथ, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है. तो यहाँ पर हीट भी बहुत रिलीज़ होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो यहाँ यही चीज़ बताया गया है कि ये जो रिएक्शन होता है, ये जो हम लोगों ने जैसे देखा इक्वेशन 1.4 एक्टिविटी 1.4 में we have also observed that a large amount of heat is evolved. So this makes the reaction mixture warm. Okay, ये इस जो हीट यहाँ पर जो इवॉल्व आता है, इसने इस रिएक्शन को वार्म कर दिया. ओके सॉरी, यस, जो रिएक्शन था इसको वार्म कर दिया. तो यहाँ पर अब क्या होता है, जो रिएक्शंस होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. तो मैंने आप लोगों जैसे बताया था वैसे ही हुआ है. जो रिएक्शंस इसमें की हीट इवॉल्व होता है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. सो आप लोग इसे देखिए, इसे याद रखिए, इसको भी आपको याद रखना है. ओके, सो फिर हम आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो रिएक्शंस इन विच द हीट इज़ रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ये मैंने बोलना भूल गया था कि यस, जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ हीट का जो रिलीज होता है, ओके, हीट रिलीज होता है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, हीट रिलीज होगा, या और एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कि एनर्जी का ऑब्जर्प्शन होगा, जो या फिर वो लाइट हो, या फिर वो हीट हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो. ओके, देन यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो रिएक्शन होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होता है, क्योंकि इसमें जो सनलाइट होता है वो ऑब्जर्व होता है. ओके, प्लांट्स के द्वारा जो ऑब्जर्व होता है सनलाइट. ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस CH4. ओके, जो कि मीथेन है. जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, उसके साथ साथ वाटर भी फॉर्म होता है. तब आप इसे बैलेंस कर सकते हैं. जब मीथेन होता है CH4 होता है मीथेन. और आप कंफ्यूज मत होइए कि मीथेन, ओके, और अमोनिया के बीच. मीथेन CH4 होता है, अमोनिया NH3 होता है. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. शायद मैंने लाइव प्रोसेस के जो वीडियो था उसमें बता रखा था कि जो रेस्पिरेशन होता है, ओके, जो रेस्पिरेशन होता है उसका जो फूड का ब्रेकडाउन होता है, और उसके साथ साथ एनर्जी का जो इवॉल्व होता है, एनर्जी इवॉल्व होता है, और उसके साथ साथ हमारे जो इसीलिए बोला गया है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो जो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. सो यहाँ पर ये जो दिया गया है, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जीज टू स्टे अलाइव. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट ड्यूरिंग डाइजेशन. Food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes, and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides us energy. The special name in the reaction is respiration, the process which you study in chapter 6. जैसे कि मैंने बता रखा था हमारे जो लाइव प्रोसेस वाले वीडियो में, जो कि रेस्पिरेशन होता है उसमें फूड जो होता है ब्रेकडाउन होता है, उससे हमें एनर्जी मिलता है. तो इसीलिए जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. सो हम अभी यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे. यहाँ पर जो दिया गया मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ. वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव. हम सब जानते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. सो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. हम जो खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलता है. सो ये जो एनर्जी है हमारे फूड से मिलता है. सो ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. सो हमारे डाइजेशन के वक्त जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता रहता है सिंपल सब्सटेंसेस को. फॉर एग्जांपल जो राइस होता है, पटाटोज होता है, ब्रेड होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स उनमें होता है. सो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो फॉर्म ग्लूकोज. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं और
जो ब्रेक डाउन होने के बाद जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. सो दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन आवर सेल्स ऑफ आवर बॉडी. सो ये जो ग्लूकोज होता है ये किस कंबाइन करता है, ये जो होता है ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, हमारे बॉडी के जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ कंबाइन करता है. और हमारे जो दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे जो सेल्स में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ कंबाइन करता है. ओके, हमारे बॉडी में जो सेल्स में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ कंबाइन करता है और हमें एनर्जी मिलता है. सो द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन. सो इसको रेस्पिरेशन का दर्जा दिया गया है और इसे रेस्पिरेशन बोलते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6. हम इस प्रोसेस के बारे में चैप्टर 6 में पढ़ेंगे. सो ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का जो फॉर्मूला है, जो रिएक्शन इक्वेशन है, इसको हम देखते हैं. सो ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 होता है, उसके साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है ये ब्रेकडाउन होता है. यहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर रहता है और वाटर भी H2O भी आता है, यहाँ से वाटर भी आता है. सो एनर्जी भी इसके साथ साथ प्रोड्यूस होता है. और so as energy is produced in this reaction, so and the respiration is considered as an exothermic reaction. So आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. सो फिर से हम आगे चलते हैं. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. तो ये जो वेजिटेबल होते हैं, ये जब कंपोस्ट वेजिटेबल मैटर जो होता है, ओके, जो डिकम्पोज हो जाता है. ओके, जो वेजिटेबल के जो मैटर होते हैं वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं, इन्हें भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का दर्जा दिया गया है. सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1. हमें जो एक्टिविटी 1.1 में जो रिएक्शन हुआ था उसको देखना है. where heat is given out along with the formation of a single product. ओके, तो हम देखते हैं where heat is given out, हीट वहाँ पर बाहर आया था along with the formation of a single product. यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बाहर आया था. यहाँ पर दिया गया एक्टिविटी 1.1 के बारे में. सो हम देखते हैं. सो ये जो है एक्टिविटी 1.1 है. तो यहाँ पर बताया गया है कि एक्टिविटी 1.1 में यहाँ पर बताया गया है कि एक्टिविटी 1.1 में क्या हुआ. एक्टिविटी 1.1 में यहाँ पर जो रिएक्शन था, यहाँ पर ओके, यहाँ पर हीट बाहर निकल कर आया था. हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट. तो हीट के साथ साथ एक सिंगल प्रोडक्ट बाहर आया था. तो हम देखते हैं हीट के साथ साथ वो कौन प्रोडक्ट था जो कि बाहर आया था निकल कर. तब तो हम इसे देखते हैं. तो यहाँ पर जो था मैग्नीशियम ने जब रिएक्ट किया था किसके साथ, हीट के साथ. ओके, सो जब मैग्नीशियम रिबन को हीट किया गया था तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था. तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यह बताया गया है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame and changes into white powder. दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है. इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. ये क्यों होता है? ये होता है इसलिए कि जो मैग्नीशियम होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. सो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इसके साथ साथ जो एक हीट भी गिवन आउट हुआ है, इसीलिए ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. ओके, सो यहाँ पर जो दिया गया है हम अभी इसको एक और बार पढ़ लेते हैं. ओके, सो यहाँ पर ये बताया गया, किधर गया वो. सो यहाँ पर आगे यहाँ पर. सो यहाँ पर बताया गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1. सो एक्टिविटी 1.1 में जिस टाइप का रिएक्शन हुआ था उसको आइडेंटिफाई कीजिए. वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट. जबकि जहाँ पर हीट बाहर निकल कर आया था उसके साथ साथ एक प्रोडक्ट के साथ साथ. ओके, सो हम अभी आगे बढ़ते हैं. सो अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा बैक लेकर आप देख सकते हैं. पहला वाला वीडियो को भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा. ओके, सो ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन. हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो होता है दो सब्सटेंसेस अगर कंबाइन, दो सब्सटेंस है, दो रिएक्टेंट्स जो होते हैं अगर कंबाइन कर जाए एक सब्सटेंस के फॉर्मेशन के लिए एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है. अगर दो सब्सटेंस कंबाइन होकर तो हमें
हम इस टाइप ऑफ रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हम अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखेंगे। डेफिनेशन में बोल देता हूँ पहले से। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच single substance decomposes or splits or divides. Okay, the type of reaction in which a single substance decomposes or splits or divides, okay, to give two or more products is known as decomposition reaction. तो जिस रिएक्शन में एक ही सब्सटेंस डिवाइड हो जाए वेरियस सब्सटेंस को, यानी कि एक रिएक्टेंट डिवाइड होकर अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म हो, तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, सो हम अभी देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। सो यहाँ पर जो दिया गया है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। हमें एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम का फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है। ओके, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हमें इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर को देखना है। ओके, heat the boiling tube over the flame of a burner or spirit lamp as shown in figure. तो observe the color of the crystals after heating. तो हमें पहले लेना है फेरस सल्फेट 2 ग्राम का, उसके बाद हमें कलर देखना है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर क्या है, उसके बाद उसको बॉइलिंग ट्यूब में डालकर उसे हीट करना है। ओके, सो हमें भी इसके बाद हीट करने के बाद इसके कलर को दिखाएंगे। सो यहाँ पर जो बताया गया है कि यहाँ पर बताया पहले इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर देते हैं। यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन है ये बहुत ही अहम बात है कि जो है, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। ये जो बॉइलिंग ट्यूब का जो माउथ है, यहाँ से जो गैस आता है इसके तरह आपका जो माउथ है, आपके माउथ को ना लीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स हो गए उनके तरफ भी इसका जो माउथ है उसको डायरेक्शन ना दिए। ओके, क्योंकि ये हार्मफुल गैस होता है, थोड़ा ये पॉइजनस गैस होता है आपके हेल्थ के लिए, ये हेल्थ हैजर्ड होता है। ओके, सो यहाँ पर जो दिया गया, वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोच। ओके, देन यहाँ पर ये बॉइलिंग ट्यूब है, और ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, ये जो इसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर जो ये जो है फेरस सल्फेट क्रिस्टल है। ओके, सो यहाँ पर जो बताया गया है, सो correct way of heating the boiling tube containing crystals of ferrous sulfate and smelling the odor. Okay, आप इसे थोड़ा स्मेल कीजिए, ध्यान रखिए। ओके, इसके बारे में ध्यान रखिए। ओके, सो हैव यू नोटिस्ड दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। ये जो ग्रीन कलर होगा, ये जो फेरस सल्फेट का, ये चेंज हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑडर ऑफ बर्निंग सल्फर। आप ये जो बर्निंग सल्फर का जो स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को भी जान सकते हैं, स्मेल करके फील कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है, जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4 होता है, जबकि हम अगर इसे हीट देते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड हो जाता है, Fe2O3 होता है। इसके साथ साथ SO2 और SO3 आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बाहर निकल कर आते हैं। सो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसके साथ साथ ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मैंने जैसे बताया था, तो अगर बुक में फिर से आएगा जहाँ पर, मैं फिर से बता दूँ। ओके, सो इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिंगल रिएक्टेंट जो कि FeSO4 फेरस सल्फेट है, ये डिवाइड हो गया। कैसे डिवाइड हो गया? डिफरेंट प्रोडक्ट्स देने के लिए, सिंपल प्रोडक्ट्स देने के लिए। दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और जो फेरस सल्फेट सोल्यूशन क्रिस्टल्स FeSO4 जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है, और 7H2O जो उसके साथ जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन उसमें जो होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है? जो फेरस, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर जो बताया गया, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4 and 7H2 lose water when heated and the color of the crystal changes। ये जो वाटर को लूज कर बैठते हैं और ये जो क्रिस्टल का जो कलर होता है ये भी चेंज हो जाता है। ओके, एंड क्रिस्टल लूज द वाटर when heated and the color of the crystal changes। it then decomposes to ferric oxide। जो फेरिक ऑक्साइड होता है, ये जो फेरस सल्फेट होता है, ये हीट होने के बाद फेरिक ऑक्साइड को डिकम्पोज हो जाता है, और उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे मैंने बता रखा था, सल्फर डाइऑक्साइड आता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आता है। सो
फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड व्हाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेज। हमें याद रखिए सबका स्टेट सिंबल देना है। ओके, सो स्टेट सिंबल को देना है। तो ये जैसा सॉलिड था, ये एज FeSO4 वाज अ सॉलिड, सो इट्स स्टेटेड एज S एंड Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड। ये भी सॉलिड था, इसीलिए यहाँ पर भी एस का मार्क दिया गया है, एस का जो सिंबल है दिया गया है। सो SO2 एंड SO3 एज देयर गैसेस, सो G इज रिप्रेजेंटेड टू state that they are gases. Okay, given to state that they are gases. Then comes decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and calcium dioxide on heating is an important decomposition reaction. यहाँ पर यह बताया गया है कि जो decomposition of calcium carbonate, okay, जो calcium carbonate का जो decomposition होता है, decomposition calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide, तो कैल्शियम ऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को जो डिकम्पोजिशन होता है ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, तो आप इसे याद रखिए। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पर यूज़ होता है, तो डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन जो कि फॉलो होता है वेरियस इंडस्ट्रीज में। ओके, सो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसे हम लाइम बोलते हैं और क्विक लाइम भी बोल सकते हैं। ओके, सो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जैसे कि मैंने बोल दिया था पहले, ये जो क्विक लाइम होता है या फिर हम इसे लाइम भी बोल सकते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ये हमारे जियोग्राफी के भी बुक में है, जो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में जो कैल्शियम ऑक्साइड के जो बात थे, तो यहाँ वहाँ पर भी काम आएगा। तो यस, इसे ध्यान से याद रखिए। तो ये जो है इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ओके, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सॉरी, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो कि लाइम और क्विक लाइम जिसे बोलते हैं, इसका जो यूज़ होता है कहाँ पर यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट में भी ये यूज़ होता है। के सो और यहाँ पर है when a decomposition reaction is carried out by heating it is called thermal decomposition। यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन आता है, हमारे भी क्वेश्चन आए थे। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जबकि इसे हीट में किया जाता है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन इसे बोला जाता है। सो द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन विच इज डन बाय हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, इसे आप याद रखिए। यहाँ पर मैं स्टार में दे देता हूँ, स्टार दे देता हूँ, तो इसे याद रखिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हम चलते हैं, बैक चलते हैं। सो यहाँ पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन है, उसको जब हम हीट करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड आएगा जो कि क्विक लाइम है, और कार्बन डाइऑक्साइड एवापोरेट हो जाएगा। As it is a carbon dioxide is gas, so it is denoted by G, and as limestone and quick lime are solid, these are denoted by S। so यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर थोड़ा रिवर्स हो गया। याद कीजिए, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, यानी कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, तो ये जो होता है ये क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। यहाँ पर ये जो सिचुएशन है थोड़ा रिवर्स्ड है। अगर हम यही बात करेंगे, क्या करेंगे, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कि लाइमस्टोन होता है, अगर हम इसे हीट दे देंगे, ओके, तो अगर हम इसे हीट दे देंगे तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये डिकम्पोज हो जाएगा, किसको, ये फिर से वापस चला जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि फर्स्ट स्टेज को, और यहाँ पर कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस की तरह से ऊपर चला जाएगा, यानी कि एवापोरेट हो जाएगा। ओके, सो वेपराइज हो जाएगा, जो भी बोल सकते हैं। तो गैस होने के तहत ये बाहर चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पर फिर से बताया गया है कि अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन इज़ गिवन इन एक्टिविटी 1.6। यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन के एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्या है पढ़ लेते हैं। सो ये जो है, जो एग्जाम्पल है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट। फिर से हमें 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट लेना है। उसके बाद होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब, हमें जो बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ना है विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग से पकड़ना है। ओके, हाथ से नहीं पकड़िए, बड़ा मज़ा आ जाएगा। ओके, बहुत मज़ा लगेगा हाथ का जो, उसके बाद जो होगा आपको पता होगा। ओके,
ऐसा मत कीजिए कभी, इसे टोंग से ही पकड़िए। ओके, सो होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम। ओके, सो हमें इसे फ्लेम के ऊपर हीट करना है। उसके बाद जैसे ये जो फिगर में यहाँ पर दिया गया है फिगर 1.5 में। ओके, सो व्हाट यू ऑब्जर्व, हम क्या देखेंगे, नोट डाउन द चेंज इफ एनी, अगर कुछ चेंज हुआ है आप इसे नोट करके रखिए। ओके, सो यहाँ पर है जो पेयर ऑफ टोंग्स है, यहाँ पर जो बॉइलिंग ट्यूब है, यहाँ पर लीड नाइट्रेट है। ओके, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, इस टेस्ट ट्यूब में ये जो है यहाँ पर लीड नाइट्रेट है। ओके, सो लीड नाइट्रेट बर्नर है, यहाँ पर दिया गया हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो हम जब हीट करते हैं, किसको हीट करते हैं, हम जब लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं। ओके, लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकल कर आता है। सो यहाँ पर दिया गया है, यू विल ऑब्जर्व एमिशन ऑफ ब्राउन फ्लेम्स, दिस ब्राउन फ्लेम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज। ओके, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज, ये जो रिएक्शन होता है वो ऐसा होता है कि जो लीड नाइट्रेट PbNO3 होल्ड होता है। ओके, जब इसे हम हीट देंगे तो ये लीड ऑक्साइड हो जाएगा, लीड ऑक्साइड जो कि PbO होता है, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा और ऑक्सीजन भी आ जाएगा बाहर। ओके, सो ये होता है कि जो हम लीड नाइट्रेट देते हैं। ओके, लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तब क्या होता है कि जो लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं ये लीड ऑक्साइड फॉर्म होता है। लीड ऑक्साइड के साथ साथ बाहर निकल कर आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी आता है। सो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो ब्राउन फ्लेम्स होते हैं, ब्राउन फ्लेम जो होते हैं ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होते हैं। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर द ब्राउन फ्लेम्स। ओके, तो ये जो ब्राउन फ्लेम में जो रेड के जो ब्राउन जो भी है जो फ्लेम्स है, ये जो है ये लीड नाइट्रेट है। सो ये जो है ये सॉरी हम जब लीड नाइट्रेट को हिट करते हैं तो ये जो ब्राउन फ्लेम्स है, ये जो ब्राउन फ्लेम्स निकल कर आ रहे हैं, ये जो ब्राउन फ्लेम्स है ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो ब्राउन फ्लेम्स को हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, NO2। ओके, सो हम अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी दिया गया है। सो लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। ओके, हम इसे देखेंगे। एक्टिविटी 1.7, सो टेक ए प्लास्टिक मग। हमें क्या करना है, प्लास्टिक मग लेना है। ये सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, तो मैं इसे डिस्क्राइब कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जो बताया गया है, टेक ए प्लास्टिक मग, drill to holes at its base and fit a rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 1.6. So जैसे फिगर 1.6 में दिया गया है वैसे हमें करना है। So fill the mug with water such that the electrodes are immersed. यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, जैसे इमर्ज हुआ है, हमें ऐसा ही करना है। तो इसके बाद add few drops of dilute sulfuric acid to the water। हमें क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें वाटर में ऐड करना है। ओके, देन टेक टू टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स। पहले हमें क्या करना है, पहले एक मग जो प्लास्टिक मग होता है। ओके, इलेक्ट्रिक मग बोलने वाला था, सॉरी। सो प्लास्टिक मग जो होता है तो उसे लेना है, हमें 2 होल्स करना है। ओके, ताकि परफेक्ट साइज में करना है, ताकि जो रबर स्टॉपर्स है और जो इलेक्ट्रोड्स है ये ठीक से रह पाए। ओके, सो ड्रिल 2 होल्स एट द बेस, हमें बेल्स में 2 होल्स करना है एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दिस होल्स। ये होल्स में हमें रबर स्टॉपर्स देना है। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स, उसके बाद कार्बन इलेक्ट्रोड्स लाके उसके ऊपर रखना है, इंसर्ट करना है। ओके, इन दीज रबर स्टॉपर्स, ये जो स्टॉपर्स के ऊपर ही कार्बन इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करना है। एज सोन इन फिगर 1.6, जैसे इस फिगर में दिया गया है उसको ऐसा ही फॉलो करना है। उसके बाद कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी। हमें अभी क्या करना है, अभी जो है इस इलेक्ट्रोड्स को हमें वायर की मदद से 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद फिल द मग विथ वाटर, हमें इस मग को वाटर के साथ फिल करना है, वाटर के जरिए से, यानी कि वाटर के हेल्प से फिल करना है। ओके, सो दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स है वो पूरा का पूरा इमर्ज हो गया रहे। ओके, देन एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर।
हमें इसके बाद कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में ऐड करना है। ओके, देन टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेना है वाटर को फिल करके। ओके, फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो इन्हें इस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रखना है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड्स है उसके ऊपर रखना है। उसके बाद इसे भी यहाँ पर आगे लाके सेट करना है। ओके, सेट करने के बाद टेस्ट ट्यूब को इलेक्ट्रोड्स के ऊपर सेट करने के बाद स्विच ऑन द करंट एंड लीव द अपैरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। हमें अभी क्या करना है, अभी ये जो करंट को स्विच ऑन करना है। ओके, वेरी सॉरी। तो हमें अभी क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रोड्स है यहाँ पर जो करंट है इसको स्विच ऑन करना है। उसके बाद हमें जो अपैरेटस है उसको थोड़े, मतलब ये जो प्रिपरेशन है, ये जो एक्सपेरिमेंट का जो प्रिपरेशन एक्टिविटी का, इसको थोड़ी देर के थोड़े जो भी बोलते हो आप, कुछ समय के लिए इसे छोड़ देना है। ओके, सो हमें भी इसे कुछ समय के लिए छोड़ देना है, इसे लीव इट फॉर सम टाइम। ओके, ऑन डिस्टर्ब, देन यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट द इलेक्ट्रोड्स। ओके, हम क्या देखेंगे, हम बबल्स का फॉर्मेशन देखेंगे इलेक्ट्रोड्स के पास। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ये जो बबल्स होते हैं ये वाटर को डिस्प्लेस कर देंगे, यानी कि अलग कर देंगे, H2O को अलग कर देंगे। ओके, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ओके, उसके बाद इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन द सेम इन द टेस्ट ट्यूब वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ द रेस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। तो यह जब ये जो टेस्ट ट्यूब्स है, अगर जब ये टेस्ट ट्यूब्स दोनों टेस्ट ट्यूब्स फिल हो जाएंगे वाटर से, यानी सॉरी गैस से, तब ये जो टेस्ट ट्यूब को आप रिमूव कर दीजिए। ओके, सो आपको रिमूव करना है, केयरफुली रिमूव करना है। देन टेस्ट दिस गैसेस वन बाय वन ब्रिंगिंग अ कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कॉजन दिस स्टेप मस्ट बी प्रिपेयर्ड परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर। व्हाट हैपेंस इन दिस केस, व्हिच गैस इज प्रेजेंट इन इस टेस्ट ट्यूब। क्या होगा कि जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगा, उस टेस्ट ट्यूब में जो हाइड्रोजन गैस, जिस टेस्ट में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुआ होगा, ओके, प्रेजेंट होगा, अगर हम उसके पास फाइल लेंगे तो ये पॉप साउंड से बंद करेगा। ओके, तो हम जान सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी बताया गया है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ पर कलेक्ट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस, ये जो हमारे जो राइट साइड के जो है जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कलेक्ट हुआ है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है तो ये जो है ये कैथोड के पास कलेक्ट हुआ है। ओके, सो ये जो एक्सपेरिमेंट है अब ये ख़त्म होता है। हाइड्रोजन को हम पॉप साउंड से जान सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस किस पॉइंट, यानी कि बैटरी के पोल पर या फिर जो टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पर और एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है किसके बारे में, सिल्वर क्लोराइड के बारे में, AgCl के बारे में। ओके, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है, ओके, ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। वही करना है, सिल्वर क्लोराइड 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में लेना है। सो उसके बाद इसको कलर को जज कीजिए, कलर अभी इसका क्या है। ओके, देन प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। तो हमें इस चाइना डिश के साथ जो सिल्वर क्लोराइड है उसको सनलाइट में कुछ देर के लिए रखना है। उसके बाद ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। उसके बाद रखने के बाद कलर को ऑब्जर्व कीजिए, कंपेयर कीजिए। आप फोटो खींचकर भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि जो पहला वाला जो कलर होगा सिल्वर क्लोराइड का उसको फ़ोटो ले सकते हैं या फिर लिख कर रख सकते हैं कि ये जो कलर जो है ये किस तरह दिखता है। ओके, सो उसके बाद जो आएगा सनलाइट में हीट होने के बाद जो कलर आएगा उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। यही होता है, फैक्ट है ये। क्या होता है, क्या होता है, ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है, वाइट सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये ग्रे हो जाता है जबकि हम सनलाइट में इसे रखते हैं। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ये होता है जो सिल्वर होता है ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर को और क्लोरीन को। जब क्लोरीन यहाँ से अलग हो जाता है और सिल्वर अलग हो जाता है सिल्वर क्लोराइड से, तब ये जो सिल्वर होता है वाइट कलर का होता है, तब ये ब्राउन बन जाता है। ओके, सब ये
ब्राउन सॉरी ग्रे बन जाता है, ओके, तब ये ग्रे बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो इक्वेशन और एक इक्वेशन है सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव्स इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसके साथ भी कुछ ऐसा ही घटना होता है, ऐसा ही घटना होता है, इसके साथ भी ऐसा ही होता है। सो जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr2 होता है, जब इसे हम हीट देते हैं यानी कि सनलाइट में रखते हैं तब ये क्या होता है, तब ये जो सिल्वर होता है और जो ब्रोमीन होता है, ओके, Br जो होता है ब्रोमीन होता है, तब ये अलग हो जाते हैं, ओके। इससे जो होता है अलग होने के फल से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाते हैं, ओके। सो द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सो जो रिएक्शंस हो, ये जो रिएक्शन है ये इन्हें यूज किए जाते हैं। ये जो रिएक्शंस थे इन्हें यूज किए गए, यानी कि जो सिल्वर का जो रिएक्शन था और ये भी जो रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड का जो रिएक्शन है और जो सिल्वर क्लोराइड का जो रिएक्शन है, ये दोनों जो रिएक्शन जो दिखाए गए, ये रिएक्शन को किस में यूज किया गया जाता है, तो ये रिएक्शंस को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। सो यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को किस तरह का जो एनर्जी कैरी आउट करता है, ओके, कैरी करता है, कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। सो कैरी करने में किस टाइप का एनर्जी हेल्प करता है। सो वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर we have seen that decomposition reactions require energy either in the form of heat, light और electricity। मैंने जैसे बता रखा था decomposition reactions को एनर्जी चाहिए, मैंने जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बताया था। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी किसी भी तरह किसी भी फॉर्म में ऑब्जर्व हो सकता है, या फिर वो हीट में हो या फिर लाइट में हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी में हो। तो ये जो एनर्जी होता है किसी भी फॉर्म से ऑब्जर्व हो सकता है, इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी एनर्जी किसी तरह से यूज होकर एक सब्सटेंस को डिकम्पोज किया जा सकता है। तो ये जो है हीट के जरिए से भी यूज़ किया जा सकता है, लाइट के जरिए से भी यूज़ किया जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से भी यूज किया जा सकता है। सो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जो रिएक्शंस होते हैं जिनमें कि जो एनर्जी होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। सो मैंने इसका डेफिनेशन आप लोगों को पहले से बता रखा था। सो आप लोग इसे घर में पढ़िए। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आज के लिए ये वीडियो जो है ये इतना तक है। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और जो बाकी के जो 2 रिएक्शंस रह गए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म कर डालेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।